हर विषय से इसमें प्रश्न लिया गया है और यह परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर प्रश्न आप पढ़ेंगे तो आपको एक रोचक सा लगेगा, आनंददायी लगेगा और इसी प्रकार से परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। प्रश्न की शुरुआत करने के पहले आपको याद दिला दूं, चैनल पर पहली बार है तो इस परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ जाएंगे और वीडियो अच्छी लगे तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करना भी ना भूलेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण से सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करेंगे, कुछ प्रश्न देखेंगे। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किस कारक का प्रयोग हुआ है? हम लोग इस बात से भली भांति अवगत हैं कि कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, अधिकरण। इसी में से यह जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि यहाँ जो से का प्रयोग हुआ है, किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो आपादान से, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। तो यदि आप इसका चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यानी चिन्ह पर ध्यान देंगे, तो आपादान से होता है और यह युदाई के लिए होता है, यानी कि अलगाव, बिखराव का यह सूचक होता है से। इसके बाद कर्म को, इसके लिए चिन्ह आता है करण से, यहाँ भी से आया है, लेकिन यह संबंध सूचित करेगा, यह जुदाई को सूचित नहीं करेगा। संबंध, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, यानी कि दोनों में एक दूसरे में हाथ और कलम में संबंध सूचित होता है। अधिकरण में पर इसका चिन्ह होता है। तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं तो निश्चित रूप से जुदाई हो रही है, तो यह आपका आपादान कारक होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मैं विद्यालय जाऊंगा में किस काल का प्रयोग हुआ है? काल में हम लोग समझ रहे हैं कि 3 प्रकार के काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो वर्तमान काल में ध्यान रखिएगा कि इसमें है, हो, हूँ इत्यादि रहेगा अंत में। भविष्यत काल में गा, गे, गी रहेगा और भूतकाल में था, या, थी इत्यादि रहेगा। तो अब वाक्य को देखिए, सेंटेंस को देखिए कि मैं विद्यालय जाऊंगा, लास्ट में गा आया है, तो निश्चित रूप से आपका यह भविष्यत काल होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2 के बाद अगला प्रश्न हम लोग देखें, घर घर में कौन सा समास है? घर घर, एक आप देखे होंगे द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, जैसे लोटा, बीच में हाइफन होगा, डोरी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका घर घर एक ही पद है, जैसे द्वंद्व समास में लोटा, डोरी दोनों पद अलग अलग रहेगा। राम सीता, राम सीता, और इसमें घर घर दोनों सेम शब्द है, तो कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, या तो फिर कर्मधारय समास। तो घर घर में यह घर घर से अव्ययी भाव समास सूचित होगा, यानी कि प्रत्येक घर। यदि इसका विग्रह करेंगे घर घर का तो प्रत्येक घर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5, 6, 3। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? सिर्फ स्वर संधि की बातें कही गई, तो इसका 5 भेद है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। तो ऑप्शन ए ही आपका सटीक होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहां से मैथमेटिक्स का कुछ प्रश्न देखेंगे। पूर्णांक संख्या का समूह है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि पूर्णांक संख्या होती क्या है, किसे कही जाती है। तो इसकी यदि परिभाषा, इसका यदि डिफिनेशन देखा जाए तो धनात्मक, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कही जाती है। तो ऑप्शन ए का अवलोकन करें, 1, 2, 3, 4, तो यह तो होगा नहीं। बी का कीजिए, 0, 1, 2, 3, 2, 4, 6, और डी का देखिए यहाँ पे 2, -3, 5, प्लस में है, -6 है, तो यह ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह डी में ही है, जिसे पूर्णांक संख्या कही जाती है। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है, मैं एक बात की जानकारी आपको दे दूं, यह
जो चैनल है एजुकेशन पोर्टल कृष्णा, यह वास्तविक चैनल है। और यदि यही वीडियो कहीं दूसरे जगह अन्य देखते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि इसी चैनल पर की जो वास्तविकता है यहीं पे देखेंगे। अदर दूसरे स्थान पे यदि देखते हैं तो उसे आप सही रूप से आंक लेंगे कि क्या है। चलिए, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। 7वां नंबर प्रश्न है, सम संख्या का समूह है। तो सम संख्या का समूह यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 2, 4, 6 इस तरह से होती है। तो सम संख्या में आपका 2, 8, 6, 4 ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। इधर देखिए, यह विषम संख्या हो जाएगी 1, 3, 1, 2, 3, 4, इसमें सभी मिला हुआ है। यह विषम संख्या इसको नहीं कहेंगे। विषम संख्या यहाँ होगी 1, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 4। इसे प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन सम संख्या में आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है, परिमेय संख्या का समूह है। परिमेय संख्या का समूह क्या है? तो परिमेय संख्या में आप रूट पे ध्यान देंगे। यदि रूट लगा हुआ रहे तो आप समझ जाएंगे कि यह अपरिमेय संख्या का समूह है। तो परिमेय संख्या में जैसे 4 हो गई, या तो फिर 4/5 लिखेंगे। भिन्न में भी हो सकती है परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे देखिए पाई और √5 है ऑप्शन नंबर बी में। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करें तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। यह भी समान रूप से पूछे जाते हैं, √5 है ही। तो परिमेय संख्या में आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, वास्तविक संख्या कही जाती है। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा हम लोग समझें। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहेंगे। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे हो रहा है। देखिए, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होगा उसे वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर कहेंगे। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, ऋण संख्या होती है। ऋण संख्या कहने का अर्थ हो गया कि जो संख्या आपकी विभाज्य संख्या ना हो, जिसमें भाग ना लगे। तो यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। भाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, विषम संख्या होगी, या तो इनमें से कोई नहीं है। आप इसका सही जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से 11 से कुछ इतिहास का प्रश्न है। गदर अथवा सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। गदर आंदोलन या तो सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति, वो सहयोग आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, या तो बक्सर की लड़ाई। तो यह 1857 में जो क्रांति हुई थी उसे गदर या तो सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और इसका जो नायक थे, यानी इस विद्रोह के यानी कि गदर के या सैनिक विद्रोह के जो नायक थे वह मंगल पांडे थे। मंगल पांडे। और इन्होंने उस समय नारा दिया था, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। इसे भी याद रखेंगे, इसका जो स्लोगन था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है 12 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1884, 85, 80, 81। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम एक रिटायर्ड पदाधिकारी थे, A.O. ह्यूम। और यह 28 दिसंबर, दिन भी याद रखें, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इनके द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 13 नंबर, बंगाल का विभाजन हुआ था। यानी बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905, 1904, 1960 है। इसी में से आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा। और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, यानी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही बंगाल का विभाजन किया गया था। और यह बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और उसी दिन, जिस दिन यानी कि 16 अक्टूबर को कहें
16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को विभाजन हुआ था और इसी दिन 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है 14 नंबर, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए होगा। कोलकाता की बात करें तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा स्थित है जो कि दमदम में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ भी जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है और यह सांता क्रूज में है, सांता क्रूज में स्थित है। और चेन्नई यहाँ पे मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। चले आगे 15 नंबर प्रश्न में, प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1956, 1961, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, यह इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, अर्थशास्त्र का। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए होगा। और यह पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसमें कृषि की प्रधानता दी गई थी, यानी कि कृषि प्रधान परियोजना इसे मानी जाती है। कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी इस पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद अगला प्रश्न है, चाल का एसआई मात्रक है। बहुत सिंपल प्रश्न है, चाल का एसआई मात्रक। तो चाल का मीटर प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे न्यूटन यह बल का एसआई मात्रक है और वाट शक्ति का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण से, यानी कि समतल दर्पण की बात करें तो इधर कलई किया हो रहता है और इधर से चेहरा देखने का काम होता है। तो इससे बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, कि आभासी होता है, आभासी होता है। और इससे बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता, पार्श्विक होता है। कहने का अर्थ हुआ कि यदि इस दर्पण के सामने आप बाएं हाथ को उठाएंगे तो आपका दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा वह दायां हाथ उठता हुआ प्रतीत होगा। पार्श्विक का अर्थ वही हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है 18 नंबर, यौगिक है। यौगिक, जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। जल का सूत्र लिखेंगे तो H2O होगा, हाइड्रोजन का H हो गया H2, ऑक्सीजन का O2 और हीलियम का He। तो यौगिक में दो तत्व निश्चित रूप से होता है। तो H2O में देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद 19 नंबर है, धातु विद्युत के होते हैं। तो धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि इससे धारा बिजली प्रवाहित हो जाती है। सुचालक कहने का अर्थ यही हो गया। अगला प्रश्न है 20 नंबर, मनुष्य में प्रतिदिन पित्त बनता है, यानी कि मनुष्य में प्रतिदिन पित्त कितना बनता है? तो आपका इसमें सटीक आंसर 700 से 1000 मिलीलीटर, इसको मिलीलीटर कर लीजिएगा, मिलीलीटर पित्त हमेशा बनता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 21 नंबर, 20 धूर में कितना कट्ठा होता है? तो 20 धूर में कितना कट्ठा होता है? 2 कट्ठा, या तो फिर अगला ऑप्शन है 1 कट्ठा, 4 कट्ठा या 5 कट्ठा। तो 20 धूर में 1 कट्ठा होता है, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, और 20 कट्ठा बराबर यह हो गया 1 बीघा। इसमें बहुत सारा है, धूर, धुरकी, फुरकी इत्यादि, जो कि अमानत से संबंधित प्रश्न है। कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाने की संभावनाएं बनती है, इसलिए इसे भी ध्यान में रखेंगे। और यह तो व्यवहारिक है, आप जानते ही हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 22 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। आपका यही आंसर ए हो जाएगा, अन्य ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, पंचतंत्र के लेखक हैं।
पंचतंत्र के लेखक कौन है? नारायण भट्ट, विष्णु शर्मा, कालिदास, कौटिल्य। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर प्रश्न है, चेहरा देखने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? समतल, अवतल, उत्तल। तो समान रूप से चेहरा देखने में समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर का ही इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण से भी आप चेहरा देख सकते हैं, लेकिन इसमें चेहरा देखने की बात कही गई है। तो घर का जो सामान्य दर्पण होता है वह समतल दर्पण ही होता है। अवतल दर्पण में इसे हजामती दर्पण कहा जाता है अवतल दर्पण को, और उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अंतिम प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री, गौमुख हिमानी, मानसरोवर झील, रोहतांग दर्रा, अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर ए ही आपका होगा, यानी कि गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री, गौमुख हिमानी ही है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रश्नों का अध्ययन किए। काफ़ी आनंददायक और रोचक प्रश्न इसमें शामिल किया गया था। निश्चित रूप से यह प्रश्न आप जान रहे हैं, सिर्फ आपको अभ्यास यानी कि पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता है। जब अभ्यास हो जाएगा तो पुनः आप इन प्रश्नों से तरोताज़ा हो जाएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।